नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद आपको ये पक्का यकीन हो जाएगा कि किसी भी गुनाह के लिए हो सकता है कानून हमें सज़ा देर से दे, लेकिन जब भगवान सज़ा देने पे आता है तो कानों कान खबर तक नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है एक लड़का और उसके एक वाइफ की जो कि विधवा रहती है। एक लड़का अपनी शादी के लिए लगातार कई दिनों से कह रहा था, कई लोगों से भी कहता है कि भाई मेरी शादी करा दो। और ये जब लगातार शादी के लिए कहता रहता है तो एक दिन एक दुल्हन इसको मिल ही जाती है। लेकिन जिस तरीके से दुल्हन मिलती है ये तय किया जाता है कि ये शादी जो होगी वो सादगी के साथ ही होगी। शादी भी हो जाती है मंदिर में, दोनों मिलते हैं, उनकी गोल्डन नाइट मनाते हैं। दरअसल दुल्हन जो होती है वो उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर की रहने वाली है और जो दूल्हा है वो उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरपुर नगर का है और उसी में एक गांव आता है दूधाधारी। दरअसल जब दोनों गोल्डन नाइट मना लेते हैं उसके बाद दुल्हन अपने घर से कुछ खाने के लिए लेकर आई रहती है और वो खाना सामान न केवल दूल्हे को दिया जाता है बल्कि उसके घर के सभी लोगों को खाने के लिए देती है। जब अब दिन निकलता है तो आसपास की महिलाएं जब अगले दिन उसके घर आती हैं दुल्हन को देखने के लिए, तो महिलाएं देखती हैं कि उसके घर के जितने भी लोग हैं सब के सब बेहोश हैं, उनको होश ही नहीं है। उन्हें होश में लाने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है, वो बताते हैं कि दुल्हन ने रात में कुछ खाने के लिए दिया था और उस खाने को खाने के बाद हम सबको कुछ होश ही नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद जब दुल्हन को ढूंढना शुरू किया जाता है तो पता चलता है कि दुल्हन तो कहीं है ही नहीं और जो भी सामान था सब कुछ समेटकर वो यहाँ से भाग चुकी है। अब बेचारा दूल्हा बहुत परेशान हो जाता है। आसपास के लोग कहते हैं कि तुम थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाओ। अब दूल्हा बेचारा सीधे पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ जाने के बाद FIR दर्ज कराता है। 1 मार्च 2024 को उसकी शादी होती है। दुल्हन के साथ उसने सुहाग रात भी मनाई और रात में वो सामान समेटकर यहाँ से भाग जाती है। पुलिस FIR दर्ज तो कर लेती है और उस दुल्हन की तलाश में शुरू हो जाती है। कुछ वक्त बीतने के बाद 6 मई 2024 को दुल्हन के साथ उसके 6 साथी और थे, उन सब को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस उन्हें जब गिरफ्तार लेकर करके आती है उसके बाद फिर सभी का मेडिकल कराया जाता है, क्योंकि जब किसी को जेल भेजा जाता है किसी भी धारा के तहत तो उसका मेडिकल ज़रूर कराया जाता है, वो देखने के लिए कि वो इंसान कितना स्वस्थ है। और जब मेडिकल रिपोर्ट इनकी आती है तो उसके बाद तो पुलिस वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसके बाद दूल्हे को बुलाया जाता है और उससे कहा जाता है कि एक बार गौर से देखो, क्या यही दुल्हन है जिसके साथ तुमने अपनी गोल्डन नाइट मनाई थी। तो दूल्हा कहता है, जी हाँ बिल्कुल, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यही दुल्हन है। पुलिस वाले मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद एक बार कुछ भी चाहते थे, ये चाहते थे कि ये बात ना बताई जाए, लेकिन ये बात ऐसी थी कि वो छुपा नहीं सकते थे। दरअसल जो दुल्हन थी वो एड्स की बीमारी से पीड़ित थी और जब ये बात दूल्हे को पता चलती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने लगता है कि आखिरकार करे तो क्या करे। पहले तो उसकी शादी नहीं हो रही थी, फिर जैसे तैसे करके शादी हुई तो एक ऐसी महिला से जिसको एड्स है, और उसके बाद भी दुल्हन भी भाग जाती है। इसके बाद दुल्हन और उसके साथियों को जेल में डाल दिया जाता है और बाकी जो 5 लोग थे उसके साथी वो सब भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि इस लड़की को एड्स है। मुजफ्फरनगर जेल के जो जेलर हैं उनसे बातचीत करते थे तो दुल्हन से पूछा जाता है कि तुमने ऐसी कैसी शादियाँ की हैं, शादी करने के बाद लूटने के लिए तुमने कितनी दूल्हों से शादी की है। तो दुल्हन कहती है कि मैंने अभी हाल फिलहाल में सिर्फ 5 लोगों से ही शादी की है। एक तरफ तो खबर छपती है कि इस दुल्हन को एड्स की बीमारी है और वहीं दूसरी तरफ जेल से खबर आती है कि उसने 5 और दोस्तों के साथ ऐसे ही सुहागरात मनाई थी, यानी कि जो उसकी बीमारी है हो सकता है उन लोगों को भी हो गई हो। पुलिस वालों को जैसे ही जानकारी लगती है उसकी नींद खराब हो जाती है और उन दूल्हों की तलाश में पुलिस वाले भी लग जाते हैं जिससे उस लड़की ने शादी की थी। अब जहाँ जहाँ तक खबर फैलती है उस लुटेरी दुल्हन की चर्चा होना शुरू हो जाती है और जो उसके साथी होते हैं उन्हें ये जानकारी थी ही नहीं। दोस्तों, आज की कहानी जो है
वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये सच्ची घटना पे आधारित है। जैसा कि हमारे चैनल में हम सिर्फ सच्ची घटना से आधारित ही स्टोरी बनाते हैं, तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। ये वीडियो बहुत ही अच्छा है और आप सुनेंगे तो आपको हंसी भी आएगी, गुस्सा भी आएगा, परेशानी भी होगी। दोस्तों, ये जो कहानी है वो है उत्तर बिहार प्रदेश के एक ज़िले की कैमूर। दरअसल बात है 20 जनवरी 2020 की। पटना से चलकर बबुआ को जाने वाली एक इंटरसिटी एक्सप्रेस 20 जनवरी 2020 की रात लगभग 11:30 बजे के आसपास रास्ते में एक कुदरा नाम का एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ से दो लड़के, जिसका नाम एक का नाम दीपक होता है और दूसरे का नाम वीरेंद्र प्रकाश और दीपक जैसे ही अपने स्टेशन पर उतरते हैं, ट्रेन धीरे धीरे चलने वाली ही थी कि इसी बीच दीपक ने वीरेंद्र से कहा कि एक बोगी में मैंने देखा है कि उसमें सिर्फ एक अकेली महिला बैठी है। और जैसे ही ये बात सुनता है दीपक को उसने कहा कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। तो उसने कहा, यकीन की क्या बात है, चलकर देख लो, और अगर ऐसा हुआ तो उसी में बैठ जाएंगे। उन्होंने ट्रेन के साथ रफ्तार पकड़ना शुरू ही किया कि वो दौड़कर उसी बोगी में पहुंच जाते हैं जहां वो औरत अकेली बैठी थी। अब देखते हैं कि जो आगे का ये बोगी पीछे का हो, पीछे की बोगी में तो मुश्किल से मुश्किल 1-2 मुसाफिर होंगे, उनमें कोई मुसाफिर था ही नहीं। कुल मिला के उस बोगी में वो बैठ जाते हैं। उस महिला को देखने के बाद उनकी नीयत खराब हो जाती है और दीपक और वीरेंद्र कुछ गलत काम को अंजाम देने की प्लानिंग शुरू करते हैं। उस महिला को छेड़ना शुरू करते हैं। उस महिला ने विरोध किया तो उन्होंने उसे मारना पीटना भी शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि शोर मचाने की कोशिश मत करना, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें ट्रेन से नीचे फेंक देंगे। वो महिला बेचारी डर के मारे कुछ नहीं बोलती है और वो दोनों इंसान जानवरों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं। उसके बाद जब अगला स्टेशन आता है, लगभग 20 किलोमीटर की दूरी के आसपास, जैसे जैसे ट्रेन चल रही थी वैसे वैसे उस महिला के साथ दुष्कर्म चलते रहते हैं। अब महिला शांत हो जाती है, उसके बाद फिर रोती भी लगती थी और कुल मिला के जैसा उसके साथ हो रहा था वो हो रहा था। और एक चौंकाने वाली बात ये थी कि एक व्यक्ति जो उन दोनों के साथ ही था, उसमें से वो वीडियो भी बना रहा था। इस तरह का सिलसिला चल रहा था और जब अगला स्टेशन आता है भभुआ के रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गाड़ी रुकती है। दरअसल ये इस ट्रेन का अंतिम स्टेशन होता है और ये अंतिम स्टॉपेज यहाँ से फिर अगले दिन के लिए गाड़ी बन के चलती है। जब जीआरपी की जिम्मेदारी होती है कि जब ट्रेन आकर रुके तो उनकी जिम्मेदारी ये है कि जाकर प्रत्येक बोगी, प्रत्येक डिब्बे में जाकर देखते हैं कि कोई ऐसा तो नहीं जिसकी कोई सो गया हो या कोई रह गया हो, क्योंकि ये समय रात के 12 बजे का था। वो एक एक डिब्बे को इस तरह से देखते हुए जा ही रहे थे कि कोई रुका हुआ तो नहीं है। उसे यहाँ से कह रहे थे कि जाओ, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तभी उनकी नज़र पहुँचती है एक ऐसी बोगी पर जहाँ से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। अब एक महिला कांस्टेबल भी थी और एक पुलिस कांस्टेबल और साथ ही एक दरोगा विजय शंकर तिवारी। तीनों दौड़ते हुए उस बोगी की तरफ जाते हैं, क्योंकि जब वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो दरवाज़ा अंदर से बंद रहता है। पुलिस वाले थोड़े परेशान होते हैं और तुरंत ही झांक कर देखते हैं और आवाज़ लगाते हैं कि हम पुलिस वाले हैं, तुम जो कोई भी हो शांत हो जाओ, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। पुलिस जब अपने तरीके से बातचीत करती है तो दीपक और वीरेंद्र शांत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और महिला भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि साहब मुझे बचा लो, मेरे साथ ये लोग गंदा काम कर रहे हैं। उसके बाद दरवाज़ा खुलता है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वो पुलिस वालों को एक लड़का चीरता हुआ वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जो दूसरा लड़का है वो भाग नहीं पाता, उसे संभलने का अवसर नहीं मिलता और वो पुलिस की पकड़ में आ जाता है। उस महिला को पानी पिलाया जाता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद महिला को स्टेशन के ऑफिस में ले जाया जाता है। महिला से पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहती हो और कहाँ से आ रही हो और अकेली क्यों हो। पुलिस के बहुत सारे सवाल थे। पुलिस वालों ने ये भी पूछा कि जो दो लड़के तुम्हारे साथ ये सब कर रहे थे, क्या तुम उन्हें जानती हो। उसने कहा, नहीं साहब, मैं इन्हें बिल्कुल नहीं जानती। ये कब आए और कैसे अचानक ही चलती ट्रेन में चढ़ गए थे और उन्होंने मेरे साथ ऐसा गंदा कृत्य किया। तभी उस महिला से बातचीत की जा रही थी कि तुम हो कहाँ से। तो महिला ने बताया। उसे सुनने के बाद तो पुलिस वालों के भी होश पुख्ता हो गए। पुलिस परेशान हो जाती है। दरअसल बात परेशान वाली थी ही। महिला कहती है
कि वो गया गई थी। गए एक जगह है जो काफ़ी फेमस भी है, उसमें एक एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर है, वहाँ से वो दवा लेने गई थी। उससे पूछा गया कि किस चीज़ की दवा लेने तुम गई थी, तो उसने बताया कि साहब मुझे एक बीमारी है एड्स की, और मैं अपने उसी बीमारी का इलाज कराने के लिए वहाँ गई थी। अब अक्सर मैं वहाँ पर जाती रहती हूँ, क्योंकि ये जो ट्रेन है जिसका नाम था इंटरसिटी एक्सप्रेस, वो पटना से भभुआ चल कर आती है और शाम को 5:45 के पास यहाँ से निकलती है पटना से, और भाभुआ में रात को लगभग 12 बजे के आसपास छोड़ देती है। इसके यहाँ आने जाने का एकमात्र रास्ता है, इसलिए वो वहाँ जो जा रही थी वहाँ से आ रही थी। अब जैसे ही पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो पुलिस वालों को तो यकीन ही नहीं होता, और वो फिर से पूछते हैं कि क्या सच में तुम्हें ये बीमारी है। तो उसने कहा कि साहब मुझे एड्स की बीमारी है और मैं उसी के इलाज के लिए ही जा रही हूँ। और साथ में वो ये भी बताती है कि ये बीमारी उसे उसके पति से मिली थी, और उसके पति की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो उसका पति उसे छोड़ के चला जाता है, और ये भी कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम्हारे ऊपर बोझ बन के नहीं रह सकता। और जब पति उससे अलग हो जाता है और कुछ दिनों के बाद ही उसके पति की मौत भी हो जाती है। लेकिन वो महिला नहीं जानती थी कि वो जो भभुआ थाना क्षेत्र के किसी गांव की रहने वाली थी, कि जो बीमारी उसके पति को थी वो बीमारी पति से उसके पास भी आ गई है। और जैसे उसके पति की मौत हो जाती है और कुछ महीनों के बाद ही उस महिला की भी हालत बिगड़ने लगती है, और तब वो परेशान होकर आखिरकार गया में जाकर अपना इलाज करवाती है। और इलाज के दौरान ही वो आना जाना करती थी। उसे नहीं पता था कि 20 जनवरी 2020 की रात जो आएगी उसके लिए इतनी भयंकर होगी। 2 लड़के उसके साथ सामूहिक बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देते हैं। एक लड़के से जब पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है तो बताया दीपक सिंह, और उसी के माध्यम से दूसरे लड़के की पहचान वीरेंद्र सिंह के नाम से हुई। एक की उम्र 28 साल, वहीं दूसरे की उम्र 26 साल के आसपास थी। उनसे पूछा गया कि तुम कहाँ के रहने वाले हैं, तो बताते हैं कि कुदरा के एक जगह है जो कि पहली से लगभग 20 किलोमीटर के आसपास पड़ती है, वहीं पर एक चेती मोहल्ला के रहने वाले हैं। उन्होंने पूछा कि तुमने इस महिला को ऐसा क्यों बोले, तो बोलते हैं मैं साहब कुछ भी नहीं पता, अचानक ही दिखाई दिया कि क्यों न इसके पास जाया जाए, इसके साथ कुछ गलत किया जाए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस महिला को एड्स जैसी गंभीर बीमारी है, और जैसे ही ये बात उन लड़कों को पता चलती है वो परेशान हो जाते हैं, रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। और परिवार के लोगों को भी जब ये बात पता चलती है तो परिवार के लोगों का भी रो रो कर बुरा हाल था। लेकिन इसी बीच में महिला के साथ उन्होंने गलत काम किया था, तो उस महिला ने अपनी बात कहने की जब कोशिश कर रही थी, बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन लड़कों ने उस महिला का मुंह बंद करके उसे चुप रहने की हिदायत दी कि अगर तुमने शोर मचाया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। अब महिला बेचारी अपनी जान को बचाने के लिए चुप हो जाती है। अब उन लोगों को भी वो एड्स की बीमारी मिल जाती है। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की और IPC की धारा 376D, धारा 34 IT एक्ट 67A के तहत मुकदमा दर्ज करके दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया जाता है। जब इनका मेडिकल परीक्षण किया गया तो खैर उस वक्त तो उनके रिपोर्ट में ऐसी किसी भी बीमारी के संकेत नहीं मिले थे। खैर आगे जो होगा वो तो समय ही बताएगा कि ये बीमारी उनको लगती है या नहीं लगती है। आगे अदालत उन लड़कों को क्या सज़ा देती है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से उन 2 लड़कों ने एक विधवा के साथ घिनौना कृत्य किया, उसके बाद तो उन्हें बड़ी से बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। खैर कानून की सज़ा में भले ही देरी हो जाए, लेकिन ऊपर वाले की लाठी जब चलती है तो किसी को पता तक नहीं चलता। और उन 2 लड़कों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ कि जो कानून की सज़ा तो मिलेगी जब मिलेगी, लेकिन कुदरत ने उन्हें करारी सज़ा दी है। तो दोस्तों इस केस के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, सचेत करना है। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।